सो हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है। अ थीन वायर रिंग ऑफ रेडियस r has an electric charge q. What will be the increment of force stretching? This is stretching, okay? Stretching है. Force stretching. Force stretching the wire if a point charge q naught. Q naught is placed at the ring center. Okay? चलिए देखिए, पहले मैं समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए, अगर हम सपोज पहले समझते हैं, अगर हमारे पास अगर कोई ऐसा रिंग है, एक ऐसा रिंग है। अब अगर इस रिंग पे अगर मैं कोई भी चार्ज दूँ, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज दूँ, सपोज यूनिफॉर्मली इस रिंग पे पूरा यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होने से क्या होगा, सारे चार्ज, रिंग पे जो पूरा चार्ज है सारे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ का जो चार्ज है ये चार्ज इसको रिपेल करने वाला है, ये चार्ज इसको भी रिपेल करने वाला है। यहाँ का जो चार्ज होगा ये चार्ज इसको रिपेल करने वाला है। मीन्स ये जो पूरा स्ट्रिंग है, ये जो पूरा रिंग है, ये रिंग क्या कर रहा है, अपने से दूर जाना चाह रहा है, लेकिन ये जा नहीं रहा है। मतलब ऐसे ही फिक्स है ये। तो ऐसे फिक्स कैसे क्यों रह रहा होगा, इसे फिक्स इसलिए रहा होगा क्योंकि इसमें टेंशन भी क्रिएट हो रहा होगा। जैसे थोड़ा और समझते हैं। सपोज ये रिंग है हमारे पास, ये रिंग है। एक छोटे से एलिमेंट अभी चार्ज नहीं है सेंटर पे, अभी बस इसके सिर्फ सरफेस नहीं, इसके सिर्फ बाउंड्री पे ही चार्ज है। अब सपोज अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूँ, अगर ये छोटा सा एलिमेंट लूँ, तो ये छोटे से एलिमेंट पे सारे एलिमेंट मिलके सारे चार्ज, ये चार्ज भी से फोर्स लगा रहा होगा, इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये चार्ज से फोर्स लगा रहा होगा। मतलब सारा चार्ज मिल करके इस छोटे से एलिमेंट पे एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। बट ये रिपेल हो नहीं रहा है, रिंग ऐसे का ऐसे ही है। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा, रिंग में एक टेंशन भी क्रिएट हो रहा होगा। टेंशन क्रिएट होने से रिंग में जो टेंशन क्रिएट हो रहा होगा, उस टेंशन की वजह से ये रिंग जो है अपने इस पोजीशन में स्टेबल है, अपने इस पोजीशन में रुका हुआ है। अगर हम पूछो टेंशन का डायरेक्शन किधर, देखो नेट टेंशन है। अगर छोटे से एलिमेंट लें, छोटे से एलिमेंट अगर सारे चार्ज की वजह से, अगर सारे एलिमेंट की वजह से फोर्स देखो, इस एलिमेंट की वजह से फोर्स किधर है, इधर है। इधर वाले एलिमेंट की वजह से फोर्स किधर है, इधर है। इधर वाले एलिमेंट की वजह से फोर्स किधर है, इधर है। इन सारे एलिमेंट की वजह से जो फोर्स होगा ना, जो सारे एलिमेंट की वजह से जो फोर्स होगा, ये फोर्स सिंपली रिपल्सिव होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो टेंशन इस छोटे से एलिमेंट में ऊपर का जो पार्ट होगा, ऊपर का पार्ट टेंशन अपनी तरफ इधर खींच रहा होगा, नीचे का पार्ट टेंशन अपने इधर खींच रहा होगा। तो दोनों टिक का टेंशन जो है, नेट कंपोनेंट, नेट वैल्यू जो टेंशन का सेंटर की तरफ इधर आना चाहिए, ताकि ये जो रिपल्सिव फोर्स है सारे एलिमेंट की वजह से, इस रिपल्सिव फोर्स को, ये जो रिपल्सिव फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स को ये टेंशन बैलेंस कर सके। मीन्स अगर कोई भी हमारे पास अगर रिंग हो, अगर कोई भी अगर रिंग है, तो रिंग में क्या हो रहा है, सारे चार्ज की वजह से इस छोटे से एलिमेंट ने, इस छोटे से एलिमेंट पे सारा चार्ज मिलकर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए रिंग में टेंशन क्रिएट होगा। तो वही टेंशन का हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मीन्स जब शुरू में सेंटर पे जब कोई चार्ज नहीं था, और फिर सेकेंड टाइम में हमने सेंटर पे चार्ज रखा है, तो कितना एक्स्ट्रा टेंशन जनरेट हो रहा है। ओके, अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सपोज ये हमारा रिंग है, ऐसा ये रिंग है। ओके, अगर ये रिंग है, इस रिंग पे अब सेंटर पे भी क्या रखा हुआ है, सेंटर पे भी क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। सेंटर पे क्यू नॉट चार्ज है और टोटल चार्ज क्यू है। अब देखिए, अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लूँ, ये छोटा सा एलिमेंट, पहले सपोज करो जब इस सेंटर पे चार्ज नहीं था, जब सेंटर पे चार्ज नहीं था, तो इस पे फोर्स जो है, इस पे इधर इधर का पार्ट भी इधर टेंशन लगा रहा था, ये टेंशन इधर लग रहा था, और इधर का पार्ट भी इधर टेंशन लगा रहा था। और ये दोनों टेंशन, इन दोनों टेंशन जो, ये दोनों टेंशन इसके फोर्स ऑफ रिपल्सन मीन्स बाकी सारे चार्ज की वजह से जो फोर्स ऑफ रिपल्सन था उसको बैलेंस कर रहा था। मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर आने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में लिखो एफ ई से, तो इस एफ ई को ये दोनों टेंशन बैलेंस कर रहा था। ओके ना, अब हुआ क्या है, अब इसमें मैं यहाँ पे क्यू नॉट का चार्ज रख दिया, क्यू नॉट चार्ज। तो क्यू नॉट चार्ज रखने से क्या होगा, देखो क्यू नॉट चार्ज रखने से फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ने वाला है। अब ये भी क्यू नॉट इस स्मॉल डी क्यू चार्ज पे फोर्स लगाने वाला है, इधर फोर्स लगाने वाला है। तो इधर फोर्स लगाने से क्या होगा, अब टेंशन इसे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी भी तो स्टेबल है रिंग, अभी भी ऐसे ही कैसे ही है। तो अब क्या होना चाहिए, जो टेंशन है टेंशन बढ़ना चाहिए। तो हमें इंक्रीज इन टेंशन निकालना है, फाइनल टेंशन नहीं निकालना है, इंक्रीज इन टेंशन निकालना है। तो देखिए, स्टार्टिंग में सपोज ये एफ ई वन स्टार्टिंग का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, टी वन जो था स्टार्टिंग में टेंशन लग रहा था जब ये चार्ज यहाँ पे नहीं था। तो इस टी वन, ये दोनों टी वन, यहाँ पे टी वन, टेंशन हर जगह पे सेम रहने वाला है, ये पूरा आइडेंटिकल है, टेंशन सेम ही रहेगा। तो स्टार्टिंग केस है जब यहाँ पे चार्ज नहीं है, सेंटर पे चार्ज नहीं है,
तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको ये T1 दोनों मिलके बैलेंस कर रहा है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज को रख दिए। तो क्यू नॉट चार्ज को रखने से क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ गया, कितना बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज इस क्यू नॉट की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, उसको मैं एफ ई या फिर एफ ई टू से लिख रहा हूँ, एफ ई टू से। तो टेंशन ही बढ़ जाएगा। फाइनल टेंशन सपोज T2 होगा, चेंज इन टेंशन क्या होगा, डेल्टा टी। तो जो भी टेंशन इंक्रीज हो रहा है, सपोज ये डेल्टा टी टेंशन इंक्रीज हो रहा है, तो जो टेंशन डेल्टा टी इंक्रीज हो रहा है, ये टेंशन क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe2 ये जो चार्ज लगा रहा है, इस Fe2 को ये डेल्टा टी बैलेंस करेगा। क्लियर। तो हम लोग को यहाँ डेल्टा टी ही निकालना है। डेल्टा टी क्या है, जो एक्स्ट्रा टेंशन बढ़ रहा है। T1 हमारा इनिशियल टेंशन था, T2 सपोज फाइनल टेंशन है जब चार्ज यहाँ पर रख दिए तब। लेकिन हमें T2 भी नहीं निकालना है, हमें चेंज इन टेंशन निकालना है। तो जितना टेंशन, मतलब जितना टेंशन बढ़ रहा है वो टेंशन किसके होना चाहिए, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ रहा है, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ रहा होगा उसी फोर्स को बैलेंस करने के डेल्टा टी आएगा। तो सिंपली हमें डेल्टा टी निकालना है। ओके, मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ और सिर्फ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे डेल्टा टी के लिए, चेंज इन टेंशन। ओके, अब सपोज हमारा ये रिंग है। ओके, ये रिंग है हमारा, ये रिंग एक छोटे से एलिमेंट, सपोज छोटा सा एलिमेंट में ले रहा हूँ, लेकिन इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डायग्राम सही बने। ये एलिमेंट एक छोटा सा ही, छोटा सा एलिमेंट है। ओके, ये छोटा सा एलिमेंट ही है, ये छोटा सा एलिमेंट इस, और यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है। तो इस क्यू नॉट चार्ज की वजह से इस एलिमेंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है। किधर लगेगा, अपने से दूर इधर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो Fe2 माना था हमने, डायरेक्ट Fe से ही लिख रहा हूँ सिर्फ। Fe का वैल्यू क्या होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो ये एंगल स्मॉल ही होगा ना, इस एंगल को मैं डी थीटा ले रहा हूँ, डी थीटा। ये भी एंगल सेम ही होगा, डी थीटा सिमेट्रिकल है। तो अब अगर इस चार्ज का मैं निकालना है, टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, पहले चार्ज पर यूनिट निकाल लेता हूँ। लैम्डा, लैम्डा क्या होगा, टोटल चार्ज तो क्यू है, क्यू अपॉन टू पाई आर। देन डी क्यू टोटल चार्ज लिख रहा हूँ, ठीक है। इस पूरे एलिमेंट पे जो डी क्यू चार्ज होगा, डी क्यू चार्ज कितना होगा, लेंथ, ये लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा बट टू डी थीटा, दोनों एंगल टू डी थीटा इंटू लैम्डा। लैम्डा क्या है, क्यू अपॉन टू पाई आर विल बी कैंसल्ड। तो हमारे पास ये डी क्यू क्या आ गया, मैं लिख रहा हूँ डी क्यू इक्वल टू आ गया टू, ऑल्सो टू विल बी ऑल्सो कैंसल ना, टू ऑल्सो कैंसल्ड। तो डी क्यू जो बचा हमारे पास, डी क्यू बच गया क्यू डी थीटा अपॉन पाई, ये बच गया डी क्यू। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होने वाला है, के क्यू वन कितना है, क्यू नॉट एंड ये Q2 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर तो रेडियस है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट होगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टेंशन सपोज, अब टेंशन, एक्स्ट्रा टेंशन इधर ये T1 और टी भी लेके चल रहा हूँ डायरेक्टली, इधर से भी टेंशन टी होगा, दोनों टेंशन सेम ही होने वाला है क्योंकि आइडेंटिकल है, पूरा सिमेट्रिकल है ये। अब सपोज अगर ये एंगल अगर थीटा है, देखो अगर ये एंगल अगर थीटा है, हमने ये इस एंगल को थीटा माना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा। ओके, ये भी एंगल डी थीटा होगा, ये एंगल डी थीटा, और ये एंगल तो पूरा 90 है, ये एंगल 90, ये डी थीटा डी थीटा। तो ये एंगल, ये टोटल एंगल कितना होने वाला है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये डी थीटा डी थीटा। तो इस एंगल की बात करें, ये एंगल होगा हमारा 90 माइनस डी थीटा। सिमिलरली हियर मैं अगर यहाँ पे वर्टिकल लाइन लूँ, ये एंगल हमारा थीटा है, डी थीटा ये एंगल, सॉरी डी थीटा, तो ये भी एंगल तो डी थीटा ही होगा, डी थीटा। हाँ वेट हमने यहाँ गलती किया ना, वेट ये एंगल 90 माइनस थीटा नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर नहीं है ना, ओह सॉरी, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये हमारा डी थीटा है, ये पूरा परपेंडिकुलर है, ये रेडियस के साथ टेंजेंट ये पूरा परपेंडिकुलर होगा। तो ये अगर डी थीटा है, तो ये जो एंगल है ये 90 माइनस डी थीटा आने वाला है, तो ये एंगल डी थीटा होगा। ओके, सिमिलरली ये एंगल डी थीटा होगा। तो टेंशन का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, टी कॉस डी थीटा। सिमिलरली इधर जो कंपोनेंट होगा टेंशन का, ये टी साइन डी थीटा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी टेंशन का इधर कंपोनेंट आने वाला है टी साइन डी थीटा, एंड अपवर्ड कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा, जो दोनों का अपवर्ड कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड हमारा कितना फोर्स आ रहा है टेंशन का, टू टी साइन डी थीटा, और राइट साइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना, के क्यू नॉट डी क्यू,
डी क्यू का वैल्यू तो हम लिख चुके हैं यहाँ पे क्यू डी थीटा अपॉन पाई के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए डी थीटा तो स्मॉल ही है ना, ये डी थीटा को हम तो यहाँ पे स्मॉल ही मान के चल रहे हैं। तो अगर थीटा स्मॉल होता है तो हमें पता है अगर थीटा जब स्मॉल हो तो हम लोग साइन थीटा को लगभग थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो साइन डी थीटा विल बी थीटा, ये साइन डी थीटा साइन डी थीटा विल बी कैंसल्ड। यहाँ से टेंशन का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, के क्यू नॉट क्यू अपॉन टू आर स्क्वायर पाई, और के का वैल्यू अगर हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं तो याद आएगा क्यू नॉट क्यू अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बट पाई स्क्वायर ऑल्सो। ओके, थैंक यू।